हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय ए के पंडित में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का अर्धवार्षिक का पेपर जो कि अजमेर ज़िले का है तथा इसका सॉल्यूशन निम्न प्रकार है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम द्वारा। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गाउस होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो चौथे चैप्टर का है, ओरनस्टेड ने की थी। फिर नंबर 4 क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितनी होती है? एफ अपॉन कितनी होती है? क्यू। तो मात्रक कितना हो जाएगा? न्यूटन अपॉन कूलाम, जिसको हम कहेंगे न्यूटन प्रति कूलाम कहेंगे। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन है, फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग, ठीक है, एनर्जी होती है ई बराबर कितनी होती है? ये एच न्यू होती है। ठीक है। तो फोटोन का संवेग पी बराबर एच अपॉन लेमड़ा, या हम लिख सकते हैं कि एच न्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच न्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं? सी लिखते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या फोटोन के संवेग को हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं कि फोटोन का संवेग हमारे को पता है कि भाई आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं? एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ई बराबर एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ई बराबर कितना हो गया? ये एनर्जी का एच न्यू, इसको हम एम सी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। अब सी का अगर हम भाग देते हैं तो ये एच न्यू अपॉन कितना हो गया? सी, और ये कितना हो जाएगा? एम सी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? संवेग होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, के निम्न में से न्यूनतम आवर्ती वाली किरणें होगी। ठीक है। अब देखो, आवर्ती प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्ध्य के। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसके लिए आवर्ती का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो सबसे कम आवर्ती होती है अवरक्त किरणों की, यानी कि लेमड़ा का मान क्या होगा? इसके लिए मैक्सिमम होगा। तो अवरक्त किरणों की न्यूनतम आवर्ती क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। फिर आगे है 8वां क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत 7वां क्वेश्चन है, सॉरी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी। भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नंबर 1 किसने की थी? हर्टज ने की थी। किसने की थी? हर्टज ने की थी। फिर दूसरे पे की थी होलवॉक्स, ये होल वॉक्स तथा लिनार्ड ने की थी। ठीक है। तीसरे के ऊपर आइंस्टीन ने की थी। तो भाई जब हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, उसी को हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की गई थी। फिर 8वां क्वेश्चन कि भाई 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। इसके कारण 27.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो धातु के पृष्ठ का कार्यफलन होगा। ये भी वही जो आंसर ही निकलेगा वो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या थी उससे निकलेगा। तो E बराबर कितनी थी? ये E काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना था? कार्यफलन था। कार्यफलन का ये फाई नोट था। ठीक है। अब हमारे को पता है कि एनर्जी कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है? 27.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लस में कितना आ जाएगा? कार्यफलन आ जाएगा। तो यहाँ से कार्यफलन फाई नोट बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस कितना हो गया? 27.5, जो किसके बराबर हो जाएगा? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं अब आगे कि सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है सर्च लाइट के अंदर। ठीक है। जस्ट चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे हमारा कि समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है? भाई तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो हमारे को एक आंसर लिखना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है, कितनी होती है भाई? 10 की पावर -15 मीटर कोटि की, या हम उसको क्या कहते हैं? फर्मी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? फर्मी मीटर कहते हैं। या तो 10 की पावर -15 लिख दो या फर्मी मीटर लिख दो, दोनों में से एक आंसर हम लिख सकते हैं। नंबर 2,
प्रकाश की खालिस्तान प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव में होती है। तो कौन सी प्रकृति होती है? क्वांटम प्रकृति होती है। कितनी होती है? क्वांटम प्रकृति या कणीय प्रकृति। तो हम क्या लिख सकते हैं? कणीय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कणीय प्रकृति भी लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रेक्षित होती है जबकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो ही प्रकाश का क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल दूरी के खालिस्तान नियम का पालन करता है। तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, किसके? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करती है? पालन करती है। तो वो क्या कहलाता है? विद्युत बल। ठीक है, तो F बराबर कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है? R स्क्वायर। तो R स्क्वायर क्या है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करती है? ये पालन करती है। चलते हैं भाई जस्ट आगे। आवेशन का मूल कारण क्या है? भाई जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। आवेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु के अंदर बराबर नहीं है तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? आवेशन कहलाएगी या आवेशित वस्तु कहलाएगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी वो पॉजिटिव कहलाएगी और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो क्या कहलाएगी? नेगेटिव कहलाएगी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। भाई समतल दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, चलते हैं जस्ट आगे। अब पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा। स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा क्या होती है? हमारे को पता है कि E प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर कितना होता है? -L। ये DI अपॉन कितना होता है? ये DT होता है। कितना होता है? E बराबर -L DI अपॉन DT होता है। तो यहाँ से अगर हम L कैलकुलेट करते हैं तो L बराबर कितना हो जाएगा? E अपॉन कितना हो गया? ये DI अपॉन कितना हो गया? ये DT हो गया। हाँ, E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल, उसकी विमा कितनी होती है? M1 L2 T की पावर माइनस कितनी होती है? 3 और A की पावर कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, तो अभी जस्ट नोट करते हैं। तो देखो विमा कितनी हो गई? ये M1 L2 T -3 A माइनस कितनी हो गई? -1। फिर ये DI अपॉन DT यानी कि धारा की विमा कितनी हो गई? A1 अपॉन कितनी हो जाएगी? ये T1। जब ये T1 ऊपर जाएगा तो ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो हमारी विमा कितनी हो गई? ये M1 L2 T -2 और A माइनस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा कितनी हो गई? M1 L2 T -2 A -2 हो गई। ठीक है, जस्ट चलते हैं आगे। अब आगे कह रहा है कि दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो दहली आवृत्ति क्या हो गई कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कोई आपतित प्रकाश अगर किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस धातु की सतह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो वो न्यूनतम आवृत्ति है उसको हम क्या कहेंगे? दहली आवृत्ति कहेंगे। नंबर 7 कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। भाई निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कूलाम स्क्वायर अपॉन कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? कूलाम स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गोलीय दर्पण समीकरण या गोलीय दर्पण सूत्र लिखिए। तो भाई हमारे को पता है कि गोलीय दर्पण समीकरण सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर कितना होता है? 1/f बराबर कितना होता है? 1/v प्लस कितना हो गया? 1/u। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? बिंब की दूरी है। चलते हैं नंबर 9। निरोधी विभव का मान निर्भर करता है। भाई निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये न्यू नोड किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये वी नोड किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये न्यू आवृत्ति के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? आवृत्ति के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ेगा वैसे वैसे निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा।
ठीक है। तो अब नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए। तो पहले तो भाई ये समझिए कि प्रति चुंबकीय पदार्थ होता क्या है, कि अगर ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, प्रतिकर्षित हो, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए मरकरी एग्जाम्पल के रूप में 2 उदाहरण देने हैं, मरकरी और H2O, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये भाई मैंने 4 बता दिए हैं, 4 में से तुम 2 लिख सकते हो, उस पर आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर चलते हैं जस्ट आगे, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो भाई जो प्रकाश का क्या है, ध्रुवण, क्या है, ध्रुवण, वो क्या बताएगा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ठीक है। तो चलें जस्ट आगे। अब ये कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन नंबर 12, कि किसी माध्यम में d दूरी पर रखे 2 आवेशों के मध्य बल F है, इन्हें परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि बल F/4 हो जाए। भाई हमारे को पता है F बराबर कितना होता है, कूलाम के नियम से F बराबर कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, R² होता है। ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए, F बराबर कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया, ये R² की जगह हम D² ले लेते हैं। जब दूरी D है तो बल कितना हो गया, F। अब हम मान लेते हैं कि भाई नया बल कितना हो गया, F'। तो ये K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया, ये D' का स्क्वायर हमने क्या कर लिया, D' का स्क्वायर मान लिया। ठीक है। अब हमारे को बताया कि नया बल कितना हो गया, F/4 है। तो हमारे को दे रखा है कि ये F' बराबर कितना है, F/कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे कि F/4 मान रख देंगे F' की जगह। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, फिर बाद में देख लेंगे। और कि जैसे ही हमने मान रखा F'/4, ठीक है, कितना हो गया, ये F/4, ये K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया, D²। F का मान हमारे को बताया कि K Q1 Q2 अपॉन कितना है, ये इधर तो हमने D' कर लिया और उधर क्या हो जाएगा, D² हो जाएगा। तो हम मान रखते हैं ये कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन कितना है, ये D² और साथ में ये 4 मल्टीप्लाई, इधर ये K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये D' का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है। K Q1 Q2 से K Q1 Q2 इधर कट गया। ठीक है। तो बच गया कितना है, ठीक है, इधर देख लेते हैं हम कि ये D' बराबर कितना हो जाएगा, 4D बच जाएगा, 4D² बच जाएगा। जब रूट लेंगे तो ये D' बराबर कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2D आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको मिटा लेते हैं फिर, क्योंकि जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे को। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। यदि इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये M बराबर कितना होता है, NIA। पेपर वाले ने घुमाने के लिए तुम्हारे को चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे को यूज में नहीं लेना है। हमारे को N नंबर ऑफ फेरों की संख्या दे रखी है, I करंट दे रखा है और साथ में क्षेत्रफल दे रखा है। दोनों का मान रखना है और मान रख के हमारे को क्या करना है, आंसर निकालना है। तो हम N बराबर कितना रखेंगे, 100, I बराबर कितना रखेंगे, 0.2, ठीक है, और A बराबर कितना रखेंगे, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको पहले हमारे को किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर के अंदर चेंज करना है। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मान रखते हैं हम कि ये M बराबर कितना हो गया, N 100 मल्टीप्लाई I का मान कितना हो गया, 0.2 एम्पियर इंटू इसका मान कितना है, 1.5 इंटू कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो गई, -4 हो गई। ठीक है। अब ये देखो मल्टीप्लाई करते ये 0 से ये 0 हटेगा, कितना हो गया नीचे 100, 100 से 100 ये ऊपर वाला कैंसिल आउट। तो कितना हो गया, 15 दूना 30,
ये कितना हो गया 30 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई -4, कितनी हो गई 30 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना हो गया 15 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया। ठीक है, जस्ट चलते हैं हम आगे कि आगे वाला नियम क्या कह रहा है, लेंज का नियम लिखिए। तो भाई लेंज का नियम के लिए एक कहावत फेमस है कि ये अपने बाप का विरोध करता है। बाप का विरोध करने का मतलब कि किसी कुंडली में यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या कहता है कि जो ये प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है इसकी दिशा इस प्रकार होगी कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हो रही है उसी का क्या करना चाह रहा है, ये विरोध करना चाह रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, लेंज का नियम कहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 6 इंटू 10 की पावर 8 वोल्ट अपॉन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे को पता है भाई, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है कि हमारे को पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात निर्वात में प्रकाश के वेग c के बराबर होता है। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। अगर b का मान ज्ञात करना है तो b बराबर कितना हो जाएगा, E अपॉन कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। फिर हम मान रखते हैं E का हमारे को दे रखा है, तो E का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 8, कितना हो गया 6 इंटू कितना हो गया 10⁻8, ये 6 इंटू 10⁻8 और नीचे कितना आ जाएगा, प्रकाश के चाल कितना है 3 इंटू 10 की पावर कितना है 8 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया, 3 को इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बी बराबर कितना आ गया 2 टेस्ला, कितना आ जाएगा 2 टेस्ला। तो भाई बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ गया, 2 टेस्ला आ गया। जस्ट चलते हैं आगे, है भाई परमाणु का रदरफोर्ड का नियम। तो भाई पहले रदरफोर्ड का नियम लिखना है, उसके बाद में मेरे को क्या बतानी है, इसकी 2 कमियां बतानी है। तो नंबर 1, भाई रदरफोर्ड के मॉडल की व्याख्या करनी है। तो ये मॉडल क्या है, अल्फा कण प्रकीर्णन के ऊपर क्या है, आधारित है। ठीक है, किसके ऊपर आधारित है, अल्फा कण प्रकीर्णन के ऊपर क्या है, आधारित है, अल्फा कण प्रकीर्णन। तो भाई जब अल्फा कण प्रकीर्णन हुआ उसके बाद में रदरफोर्ड ने खुद का मॉडल दिया और बताया कि भाई परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग होता है जिसके अंदर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितनी होती है, फर्मी मीटर में होती है, 10 की पावर -15 मीटर कोटि की होती है। ये रदरफोर्ड के मॉडल की क्या है, पहली अभिगृहित कह सकते हैं उसको। फिर बात करता है दूसरा कि भाई रदरफोर्ड बताता है कि जो परमाणु है वो क्या है, एक ठोस गोलाकार के रूप में है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 की पावर -10 मीटर की कोटि की है। तो परमाणु को उसने क्या माना, एक ठोस गोला माना। ठीक है, और उसके नाभिक में कुल धनावेश की मात्रा परमाणु में इलेक्ट्रॉन में उपस्थित ऋणावेश के क्या होती है, बराबर होती है। फिर इसकी तीसरी अभिगृहित क्या कहती है, यदि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होते हैं तो वो कूलॉम आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाते हैं। अतः रदरफोर्ड ने यह माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमते हैं तथा इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला कूलॉम आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ तीनों को कि नंबर 1 क्या कह रहा है कि भाई नंबर 1 कह रहा है कि भाई नंबर 1 अभिगृहित में बता रहा है कि परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग है जहाँ पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, जिसे हम नाभिक कहेंगे। फिर नंबर 2, परमाणु को उसने एक ठोस गोला माना और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 की पावर -10 मीटर कोटि की है और परमाणु में जितना प्रोटॉन है उतना ही उसके आउटर शेल के अंदर या उसकी वर्ताकार कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तीसरी चीज़ कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो कूलॉम आकर्षण बल लग रहा है वो उसको वर्ताकार पथ में गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल की 2 कमियां, एक तो ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में समझा नहीं पाया, दूसरी चीज़ कि भाई परमाणु के स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में ये समझा नहीं पाया, तीसरा कि भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में भी ये नहीं समझा पाया। ठीक है,
चलते हैं जस्ट आगे, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाइगेन सिद्धांत का महत्व लिखिए और इस सिद्धांत की दो धारणाएं क्या है। तो भाई हाइगेन की सिद्धांत का महत्व क्या है भाई, इसने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में क्या करा, सत्यापन करा। और प्रकाश की तरंग प्रकृति जैसे ही प्रूव हुई तो इसने व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की क्या इसने प्रकाश की तरंग प्रकृति से व्याख्या की। लेकिन कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, ठीक है, और जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, इनके बारे में तरंग सिद्धांत से व्याख्या नहीं की गई। ठीक है, अब हाइगेन ने इस सिद्धांत की दो धारणाएं दी। दो धारणाएं, नंबर एक क्या है कि हाइगेन ने माना कि भाई जो क्या कहते हैं, जो तरंगे हैं वो क्या है, प्रकाश की तरंगों के रूप में क्या करती है, गति करती है। दूसरी क्या है कि भाई ये जो तरंगे हैं वो हर दिशाओं के अंदर प्रकाश के वेग से क्या करती है, गमन करती है। नंबर तीन, इसने क्या माना कि भाई जो ये तरंगे निर्वात के अंदर गति कर रही है, निर्वात की जगह उसने एक ईथर काल्पनिक माध्यम माना जिसकी अवधारणा इसने दी। तो ये हो गया हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। तो भाई विद्युत विभव जनरल एक बात है कि भाई किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर कितना होता है भाई, V बराबर हमारा कितना होता है, W/Q, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। फिर कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर r θ पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए भाई डेरिवेशन है, मैं चित्र बना देता हूँ। माइनस नेगेटिव Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। ठीक है, इसके सेंटर है, सेंटर मतलब O पॉइंट हो गया जहाँ से r दूरी के ऊपर क्या है, बिंदु P स्थित है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, r और थीटा। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। इसको हमने मिलाया, ये कह दी हमने r1 दूरी, और इसको मिलाया हमने, इसको क्या कह दी, r2 दूरी कह दी। तो इसके कारण जो विद्युत विभव निकलेगा V बराबर कितना हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r²। तो ये हमारे को क्या करना है, डेरिवेशन करके प्रूव करके सिद्ध करना है कि भाई V बराबर कितना हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r²। ये कितना हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब चलते हैं जस्ट आगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से आवेश Q पर लगने वाले बल F के लिए सदिश रूप में व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो भाई अगर कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहेंगे। चुंबकीय बल क्या होगा, F किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक तो आवेश के प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा F किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके लंबवत घटक यानी वेग का जो लंबवत घटक होगा V sin थीटा, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाएंगे हम, F प्रोपोर्शनल कितना हो गया, QV, और ये कितना हो गया, sin थीटा हो गया। कितना हो गया, F प्रोपोर्शनल QV sin थीटा हो गया। जब ये समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे हम तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। F बराबर कितना हो गया, ये QV और ये B और sin थीटा, और इस B को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इन्होंने सदिश नियम पूछा तो F बराबर कितना हो जाएगा, ये जब थीटा हटेगा, sin थीटा हटेगा तो V और B के बीच में क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। तो V बराबर कितना, F बराबर कितना हो गया, QV क्रॉस कितना हो जाएगा, ये B हो गया। ये क्या है, इसका सदिश रूप हो गया। क्या हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र में जो ये बल लग रहा है इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। अब दो चीज़ें और पूछी इसने, क्या पूछी है कि चुंबकीय बल का मान इस व्यंजक की सहायता से शर्तें प्राप्त कीजिए कि जब बल अधिकतम हो। बल अधिकतम होने का मतलब कि F बराबर हमने क्या देखा था कि F बराबर कितना हो गया, QVB, और ये कितना हो गया, sin थीटा। अब बल मैक्सिमम होगा तो sin थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो F बराबर कितना हो जाएगा, ये F मैक्सिमम, ये QVB, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2 होएगा जब इसका मान कितना होगा, मैक्सिमम होगा। बात करते हैं आगे दूसरा कि न्यूनतम के लिए बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम का मान कितना हो जाएगा भाई कि F बराबर कितना हो गया, ये QVB, ये sin थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो गया, sin थीटा 0 हो रहा है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम और न्यूनतम के लिए हमने शर्तें, आवश्यक शर्तें क्या करी, प्राप्त कर ली। अब चलते हैं नंबर 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, कि जब क्या होगा
कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, नाभिक बनाएंगे, नाभिक का निर्माण करेंगे। तो भाई जब नाभिक का निर्माण करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो उसके अंदर क्या होगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। अब आइंस्टीन क्या कहता है भाई कि द्रव्यमान के अंदर जो कमी आई है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाएगी। तो किसी नाभिक को बनाने के लिए या नाभिक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमारे को आवश्यकता होगी उसी को हम कहेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। और द्रव्यमान के अंदर जो ये कमी हो रही थी वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से ये E बराबर कितना हो गया, ये डेल्टा mc², ये डेल्टा m क्या है, द्रव्यमान क्षति है, ठीक है। जो ये एनर्जी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहेंगे। यानी कि द्रव्यमान में जो ये कमी आई है वो नाभिकीय यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसके क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। फिर कह रहा है दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, यानी क्या दे रखा है पेपर वाले ने कि A1/A2 का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। A1 कितना दे रखा है, A2 कितना दे रखा है, 1/1 क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। उसने पूछा है नाभिक की त्रिज्या, त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे को पता है कि R बराबर कितना होता है, R0, ये A की पावर कितनी होती है, 1/3 होती है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम और नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कितना करते हैं, ये R1 हम क्या करते हैं, R2 करते हैं। ये कितना हो जाएगा, R0 A1 की पावर 1/3, ये R0, ये A2 की पावर कितनी हो गई, 1/3। R0 से R0 कैंसिल आउट, क्या बच गया भाई, A1 की पावर 1/3 और अपॉन में A2 की पावर क्या बच गई, 1/3 बच गई। तो भाई A1/A2 की पावर हम सीधा भी क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A1/A2 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया भाई ये R1 कितना लिख दिया, R2, ये A1 कितना लिख दिया, A2 की पावर 1/3 मैंने लिख दिया। कितना लिख दिया, A1/A2 की पावर 1/3। भाई A1/A2 का मान उसने दे रखा है कि 1/8 या 1/8 की पावर 1/3। अब हमारे को पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 1/2 की पावर कितनी लिख दी हमने, 3, और ये 1 की पावर 3। जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि R1/R2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो उन्होंने रेशो पूछा है, तो हम R1/R2 का मान क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यह लिख देंगे कि R1 रेशो R2 किसके बराबर हो जाएगा, 1:8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर क्या कह रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। तो भाई किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, सिंपल है कि आने वाली ये धारा बराबर किसकी होती है, जाने वाली धारा के। किसकी होती है, जाने वाली ये धारा। सिंपल है कि आने वाली धारा किसके बराबर होती है, जाने वाली धारा के बराबर होती है। ये क्या है भाई, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा किसके बराबर होगी, जाने वाली धारा के बराबर होगी। नंबर 2 कह रहा है इसका कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक सूत्र प्राप्त कीजिए। तो पहले हमारे को चित्र बनाना है व्हीट स्टोन सेतु का, फिर उसके बाद में क्या बनानी है, आवश्यक शर्तें प्राप्त करनी है, ठीक है। तो आवश्यक शर्त का हम सूत्र लिख देते हैं, कितना होता है, P/Q बराबर कितना होता है, R/ कितना होता है, S होता है। व्हीट स्टोन सेतु बनेगा तो हम व्हीट स्टोन सेतु बना देते हैं पहले आपके लिए, फिर प्रतिबिंब हम निकाल के नहीं बताएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं लगाना, वोल्टेज का नियम लगाना है या किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम लगा के भी हम क्या निकाल सकते हैं, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु हम बना देते हैं, फिर प्रतिबंध सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रतिरोध हो गया, ये गैल्वेनोमीटर G हो गया, ये एक और प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। इसको हमने क्या करा, बैटरी की सहायता से क्या करा, ऐड कर दिया। तो ये हो गया P, ये Q और ये R और ये S हो गया। तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा, R/ कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार कक्ष में 6 × 10 की पावर 15 बार
प्रति सेकंड घूमता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 बार प्रति सेकंड घूमता है, तो लूप में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सूत्र है, I बराबर कितना होता है, Q बाई कितना होता है हमारे पास, ये T होता है। तो आवेश की क्वांटिनाइजेशन से हमारे को सबसे पहले क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस कितना होता है, N ही होता है। N का मान दे रखा है 6 × 10⁻15, तो हम लिखेंगे 6 इंटू कितना लिखेंगे, 10⁻15 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 × 10⁻15 हमने लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन का मान हमारे को पता है कि कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, -19 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 6 से कितना हो जाएगा, 16 6 की 96, तो ये हमने 9.6 × 10⁻⁴ कितना लिख दिया, -4 लिख दिया। कितना हो गया, 9.6 × 10⁻⁴ कितना हो गया, -4 हो गया। अब हमारे को पता है कि भाई टी बराबर कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्यू की जगह ये मान रख दिया हमने 9.6 × 10⁻⁴, और टी की जगह हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया, धारा का मान आ गया। आई बराबर कितना हो गया, 9.6 × 10⁻⁻4 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 0.96 × 10⁻⁻4 ये एम्पियर, 4 की जगह हम क्या करेंगे, ये 3 होगा। ठीक है, एक पॉइंट हमने इधर लगा दिया, ये कितना हो गया, 0.96 × 10⁻⁻3 एम्पियर। भाई 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं, मिली लिखते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.96, ये मिली और ये कितना हो गया, एम्पियर। तो आई का मान आई का मान कितना हो गया, 0.96 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, यही क्या है, इस धारा का मान होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी प्रतिबिंब के निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए, आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई सूक्ष्मदर्शी क्या होती है कि भाई जो छोटी चीज़ होती है उसका प्रतिबिंब हमारे को क्या करेगी, आवर्धित करके जो बड़ा दिखाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होगा कि एक तरफ तो क्या होगा, छोटी फोकस दूरी का क्या होगा, लेंस लगा होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, बड़ी फोकस दूरी का क्या होगा, लेंस लगा रहेगा। ठीक है, और दोनों से हम क्या करेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाएंगे और उसके लिए क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका भी डिटेल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हम देखते हैं नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 पतले लेंस हो जिनकी क्षमताएं कितनी तरह की है, +6D और -2D दे रखा है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, संयोजन की फोकस दूरी। हमारे को पता है कि आवर्धन क्षमता P बराबर कितनी होती है, आवर्धन क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता कितनी होती है कि P बराबर P1 प्लस कितनी होती है, P2 और सो ऑन कितनी होती है, Pn होती है। हमारे को 2 तक चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 तक ले लेंगे। P बराबर कितना हो जाएगा, P1 प्लस कितना हो जाएगा, P2। मान रखो, ये प्लस का 6D, ये माइनस का 2D, कितना बच जाएगा, प्लस का कितना बच गया, 4D बच गया। अब हमारे को पता है कि फोकस दूरी क्या होती है, लेंस की क्षमता का क्या होता है, व्युत्क्रम, या ऐसा कह सकते हैं कि भाई लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो P बराबर कितना होता है, 1 कितना होता है, F। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1 कितना हो गया, P। अब P का मान कितना हो गया, 4 रखेंगे और हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो F बराबर कितना हो गया, 1/P। तो F बराबर कितना हो गया, ये 1 कितना हो गया, 4, और ये हो गया मीटर के अंदर। ये जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, मीटर के अंदर आएगा। ठीक है, अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना हो गया, 100/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर के अंदर है। तो जब 100 के अंदर भाग देंगे 4 का, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी क्या हो गई, संयोजन की फोकस दूरी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। ठीक है, आज के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्मर के कार्य सिद्धांत और कार्यविधि को समझाइए। ठीक है, अब भाई पहले तो समझिए कि भाई ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज के मान को क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिद्धांत क्या है कि भाई ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर कार्य करता है, कि ट्रांसफॉर्मर प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अगर हमारे को क्या चाहिए
कि वोल्टेज का मान हाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कुंडली होती है, प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली। मैं चित्र बना के बता देता हूँ आपको एक बार कि भाई ट्रांसफार्मर कैसा होता है, नीचे बना देता हूँ, ठीक है। ये एक आयताकार है, इसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी छोटी छोटी परतों के रूप में क्या होगी, प्लेटें लगी हुई रहेगी, ठीक है। और ये लगी हुई है, और इस तरफ क्या होगी, जिस तरफ हमारे को वोल्टेज देना है उसके अंदर क्या लगेगी, ये कुंडलियाँ लगी हुई रहेगी, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली। क्या कहेंगे, ये प्राथमिक कुंडली। और यानी कि इसके अंदर जो वोल्टेज होगा ये V इनपुट, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, IN1 हो जाएगी या I1 होगी। या हम कह सकते हैं कि इसको P से भी बता सकते हैं। तो V प्राइमरी और N कितना हो जाएगा, प्राइमरी। फिर बाद में ये जो द्वितीय कुंडली लगी हुई होगी, इसके अंदर फेरों की संख्या कितनी हो गई, ये सेकेंडरी है, द्वितीय कुंडली, तो इसको हमने NS कह दिया। और इसके बीच में जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसको हम क्या कह देंगे, VS कह देंगे, ठीक है। अगर हमारे को वोल्टेज का मान ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे कि प्राथमिक कुंडली के अंदर जो ये फेरों की संख्या उसको कम कर देंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे। अगर हमारे को वोल्टेज का मान कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा रखेंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो इसकी भी एक छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है, वो भी, उसका भी सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। अब चलते हैं जस्ट आगे कि अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की क्या बतानी है, 2 मुख्य ऊर्जा हानियाँ बतानी है। तो भाई ट्रांसफार्मर में एक तो क्या होती है, ताम्र हानि होती है, और दूसरी क्या होती है, एक तो हो गई ताम्र हानि और दूसरी क्या हो गई, फ्लक्स क्षरण हानि हो गई, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की जो प्रथम और द्वितीय कुंडली होती है वो क्या बनी होती है, तांबे की बनी होती है, ठीक है। और जिनका प्रतिरोध क्या होता है, अल्प होता है। और जैसे जैसे क्या होगी, उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी या वोल्टेज प्रवाहित होगी, तो वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होने के बाद में क्या होगी, उससे ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, ताम्र हानि कहेंगे। फिर दूसरा क्या कह रहा है, फ्लक्स क्षरण हानि कहेंगे। अब भाई जो कुंडलियाँ लगी हुई है, ठीक है, तो प्रथम कुंडली के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है या जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सारा का सारा द्वितीय कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में नहीं जाता है। उस चुंबकीय फ्लक्स में कुछ ना कुछ हानि होती है, उसी हानि को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स क्षरण हानि कहेंगे, ठीक है। अब देखो, पहली जो ताम्र हानि है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोहे की पत्तियाँ लगी हुई रहेगी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, जिनके कारण क्या होगी, उनके बीच में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होगी उन भंवर धाराओं का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे भंवर धाराओं का मान कम होगा तो एनर्जी का लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्रोत से प्राप्त प्रत्यावर्ती धारा I बराबर कितनी है, 10 sin 314t एम्पियर है। धारा का प्रभावी मान व स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब धारा का मान हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, I बराबर कितना होता है, I नोट, ये साइन ओमेगा, और ये कितना हो गया, टी हो गया। कितना हो गया, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। तो धारा का प्रभावी मान I नोट कितना हो जाएगा भाई, 10 एम्पियर हो गया। अब हमारे को स्रोत की आवृत्ति निकालनी है, तो ओमेगा बराबर कितनी हो गई, 314। ओमेगा बराबर कितना होता है भाई, 2 पाई एफ। अगर हमारे को आवृत्ति चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा, 314। तो एफ बराबर कितनी हो गई, 314 अपॉन कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, पाई। पाई का मान कितना हो जाएगा, 3.14। तो ये 314 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो गया, 3.14। जब 3.14 का भाग इसमें देंगे कितना हो जाएगा, ये 100, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो गया, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज हो गई। कितनी हो गई भैया आवृत्ति, 50 हर्ट्ज हो गई। ये लो आवृत्ति एफ बराबर कितनी हो गई, ये 50 हर्ट्ज हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इसी के साथ ये पेपर का सॉल्यूशन होता है ख़त्म। और आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको क्या होगी कि हमारे जो आने वाली वीडियो है, पेपर सॉल्यूशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, वीडियो डालते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। जिससे क्या होगा कि आपके जो बोर्ड में नंबर है वो नंबर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहे। मैं आपका प्यारा AK पंडित, ठीक है।
राधे राधे। ठीक है, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं आज हम।